गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं मोनिका यादव और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लर्निंग विद मोनिका यादव में। तो लास्ट लेक्चर में हमने केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रासायनिक बलगतिकी के कुछ लेक्चर्स देख लिए थे। ओके, तो वो चैप्टर ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट सा ही है। उसमें 3 लेक्चर और लगेंगे जिसमें एक न्यूमेरिकल का है और 2 छोटे छोटे से टॉपिक हैं। शायद वो मुश्किल से 10 मिनट के होंगे। ठीक है, तो मैंने डी एंड एफ ब्लॉक आज स्टार्ट कर दिया है। वो लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे, आप उस चीज़ की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आज का चैप्टर है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। तो पहले मैं एक बार बता देती हूँ इस चैप्टर में हमें स्टडी किस टाइप से करनी है। तो इसमें ना आपको माइंड में ही 2 पार्टीशंस बना लेने हैं, एक तो डी ब्लॉक और एक एफ ब्लॉक। ठीक है, तो डी ब्लॉक की अलग स्टडी की जाती है, एफ ब्लॉक की स्टडी अलग की जाती है। तो पहले हम ये समझेंगे डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं। ओके, तो आवर्त सारणी सब बच्चों को पता होगा। पहला वर्ड इसमें आवर्त सारणी लिखा हुआ है। आवर्त सारणी है क्या? देखो बच्चा, सारणी का मतलब होता है तत्व या फिर कुछ भी संख्या या कोई भी चीज़ें हैं उनको किसी क्रम में संयोजित कर देना, उसको क्या बोला जाता है? सारणी बोला जाता है। ठीक है, तो वो बोल रहा है आवर्त सारणी। आप क्लास 10th में पहली बार पढ़ते हो कि आवर्त सारणी क्या है। तो मैं ये समझ रही हूँ कि आपको थोड़ा बहुत पता है, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ आवर्त सारणी क्या होता है। आवर्त सारणी होता है जिसमें आपके 118 ज्ञात तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पर संयोजित किया गया है। उस सारणी को आप लोग क्या बोलते हो? आवर्त सारणी बोलते हो। ठीक है, जो आधुनिक आवर्त सारणी है जो हम आज की डेट में पढ़ रहे हैं उसमें क्या होता है? 18 वर्ग होते हैं और 7 आवर्त होते हैं। वर्ग किनको बोलते हैं? जो खड़ी लाइन्स होती है ना वर्टिकल, उनको बोलते हैं वर्ग। और जो लेटी हुई लाइन होती है उनको बोलते हैं आप पीरियड या फिर बोल सकते हो आवर्त। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में क्या है? आपका 7 आवर्त हैं और 18 समूह हैं। ठीक है, वर्ग को ही समूह बोला जाता है। अब उसमें ना वो जो आपकी आवर्त सारणी है उसमें 4 ब्लॉक है। तो मैं एक बार आपको आवर्त सारणी दिखा देती हूँ जिससे आपको क्लियरिटी आएगी। तो ये है आपकी पीरियोडिक टेबल, इसी को बोलते हैं आवर्त सारणी। ठीक है, तो आप देखोगे ये जो खड़ी वाली लाइन्स है इनको क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। और ये जो लेटी हुई लाइन्स है इनको बोलते हैं आवर्त। ठीक है, ये थोड़ा पुराना है तो यहाँ पे 118 तत्व होते हैं, यहाँ तक 118 आ जाते हैं, वो इसमें प्रिंट नहीं है। ठीक है, वो मैं आपको किसी शॉर्ट्स में दिखा दूंगी उस वीडियो में, तो आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, तो आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक होते हैं। ठीक है, मैं नाम बता रही हूँ, आप याद रख लेना, यहाँ लिख भी देती हूँ, S, P, D एंड F। ठीक है, ये 4 ब्लॉक होते हैं आवर्त सारणी के अंदर। वर्ग होते हैं 18 जिनको समूह भी कहा जाता है और 7 आवर्त होते हैं। आवर्त सारणी को समझने के लिए इन्हें 4 वर्गों में विभाजित किया गया है जिसमें है आपका एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ठीक है, तो ये जो आप साइड में देख रहे हो ना ये वाला, ये आपका एस ब्लॉक है। ठीक है, ये जो 2 लाइन्स है, ठीक है, ये एस में आती हैं। यहाँ से बोरॉन से लेकर और इधर ये सारा किस में आता है? पी में आता है। ठीक है, और ये जो बीच का जितना भी बचा हुआ है यहाँ पर भी आता है। ठीक है ना, यहाँ तक वो आपका डी ब्लॉक है। मैं आपको एक बार किसी शॉर्ट में सारणी दिखा दूंगी, वो दूसरी बुक में, और वो अभी मुझे यहाँ पे मेरे पास है नहीं, तो इसलिए अभी आप इसी से समझ लीजिए। और ये क्या है? आपका एफ ब्लॉक है। ठीक है, तो ये एस होता है, ये पी होता है, ये बीच वाला डी होता है और ये एफ होता है। इतनी क्लियरिटी है तो मैं जो भी पढ़ाऊँगी अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसमें ये जो टेबल है ना ये थोड़ी ठीक वे में नहीं है क्योंकि नोटबुक में बनी हुई है, मैंने वही ला के दिखा दी है। मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो में पूरी अच्छे से आवर्त सारणी जो होगी उसमें से आपको एक बार समझा दूंगी, वो आप जरूर देख लेना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आप अपना टॉपिक। तो फर्स्ट है आपका डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं। ठीक है बच्चा, तो सिंपल सी बात है, जो डी ब्लॉक में होंगे उन्हीं तत्वों को क्या बोला जाएगा? डी ब्लॉक के तत्व। तो बस उसके बारे में थोड़ा सा बताना है। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे जी देखिए, ये एस था और ये पी था, एस और पी के बीच में आ रहा है ना डी, तो इसका मतलब आप एक लाइन ये बता सकते हो कि जो डी ब्लॉक होता है वो एस और पी के बीच में आता है। ठीक है, ये वर्ग पहला है, दूसरा है और इस तरीके से तीसरा है, और ये तीसरे से लेकर यहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, इसको 12वां वर्ग बोला जाता है। आपके लीजिए, ये तीसरा है, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, यानी वर्ग 3 से लेके वर्ग 12 तक फैला हुआ है। ठीक है, और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, 4 श्रेणियां हैं इसमें, एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, आवर्त सारणी में वर्ग 3 से वर्ग 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? इन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है। ये डी ब्लॉक के तत्व जितने भी डी ब्लॉक में है ना उनको क्या बोला जाता है? डी ब्लॉक के तत्व बोला जाता है। उनमें एक क्वालिटी होती है, वो क्वालिटी ये है कि वो जितने भी तत्व डी ब्लॉक के अंदर है उनका जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होगा ना वो किस में जाएगा? डी उपकोष में जाएगा। ठीक है, इन्हें आवर्त सारणी में एस और पी ब्लॉक के तत्वों के बीच में रखा गया है। इसी वजह से इनको एक नाम से जाना जाता है, वो है संक्रमण तत्व।
ठीक है। तो संक्रमण आ जाता है पेपर में। संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं? क्योंकि यह S और P के मध्य है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। संक्रमण तत्व है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में डी ब्लॉक के तत्व नहीं पूछा जाता, संक्रमण तत्व पूछ लिया जाता है कि संक्रमण तत्व क्या होता है, ठीक है। तो उस चीज़ को समझना है अब पूरे वे में। संक्रमण तत्वों का N-D उपकोष अपूर्ण होता है, ठीक है। तो एक अलग से डेफिनेशन है संक्रमण तत्व की जिसको मैंने इंक्लूड किया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको भी देखेंगे। जो लिखा हुआ है अभी आप उसको समझिए। डी ब्लॉक के तत्व क्या हैं? जो डी ब्लॉक में रहते हैं। डी ब्लॉक में वही रहेंगे जिसमें लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा। वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक फैले हुए हैं और इनमें 4 श्रेणियाँ होती हैं, ठीक है। अब उन 4 श्रेणियों के बारे में पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको दिखाई थी उसमें 4 श्रेणियाँ, ठीक है। कंप्लीट नहीं हो रही है तो बार बार इसमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है। मेरे पास दूसरी बुक है नहीं, तो मैं आपको जहाँ तक है कल ही बता दूंगी। तो ये पहली श्रेणी है, ये दूसरी है, ये तीसरी और ये चौथी श्रेणी है। तो इन चारों श्रेणी के बारे में हम पढ़ेंगे, ओके। जो पहली श्रेणी है उसको बोलते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी, जो दूसरी है उसको द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, इस तरीके से, ठीक है। अब ध्यान ये रखना है, प्रथम संक्रमण श्रेणी को बोलता है 3D सीरीज, ठीक है। द्वितीय संक्रमण श्रेणी को 4D सीरीज, तृतीय को 5D और चतुर्थ को 6D। अब इम्पोर्टेंट है कि 3D, 4D, 5D, 6D का क्या मतलब है बच्चा। अभी देखो हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है डी ब्लॉक के तत्व में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है ना वो डी ऑर्बिटल में जाता है, राइट। अब वो डी ऑर्बिटल में आप जानते हो कक्षाएं भी तो होती हैं जिन्हें हम कोस कहते हैं ना, KLMN। तो अगर की वैल्यू 3 है, 4 है, 5 है, 6 है तो उनके आधार पर नाम रखा गया है, ठीक है। ये नाम कोस के मान के आधार पर है, ठीक है। तो डी ब्लॉक के तत्व की 4 श्रेणियां हैं, 3D, 4D, 5D, 6D। जितने भी तत्व 3D में आएंगे ना उसमें जो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो सारे 3D में जाएंगे, ठीक है। तो जिन बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आता होगा वो इस चीज़ को समझ गए होंगे, और जिनको नहीं आता होगा उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो आप चिंता मत कीजिए, आप सबके लिए भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अलग से एक वीडियो आएगी, आप वहाँ से कर लेना, ओके। तो अब पहले इतना समझते हैं जो बुक में, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे समझाने लगूंगी ना सारी चीज़ें तो ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो पहला प्रथम संक्रमण श्रेणी के बारे में पढ़ते हैं। इस श्रेणी में स्कैंडियम से जिंक तक कुल 10 तत्व होते हैं। सबसे पहली बात ये है, जितनी भी श्रेणियाँ हैं एक ही लैंग्वेज में लिखोगे आप, ठीक है। सब में 10-10 तत्व होते हैं, ओके। जोन सी श्रेणी है, प्रथम कौन सी होती है? 3D। प्रथम याद हो गई तो सारी याद हो गई, ठीक है। प्रथम 3D है, फिर 4D, 5D और 6D, ओके। तो सब में 10-10 तत्व हैं। दूसरी बात, जितना यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि 3D सीरीज, तो 3D का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो किस में जाएगा? 3D उपकोष में जाएगा, ओके। बस आपको क्या याद रखना है इनके लिए कि पहला तत्व क्या है उस श्रेणी का और लास्ट का तत्व क्या है। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी के लिए एक बार दोबारा देख लेते हैं। इस श्रेणी में स्कैंडियम से जिंक तक कुल 10 तत्व होते हैं, ओके। इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D उपकोष में प्रवेश करता है। सेम आप द्वितीय के लिए लिख सकते हो, बस क्या याद रखना है? पहला तत्व और लास्ट वाला। तो कौन है पहला? इसमें इट्रियम होता है, ये Y से लिखा जाता है, ओके। इट्रियम से कैडमियम तक होता है, CD तक, ठीक है। और अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D उपकोष में प्रवेश करता है, ओके। तृतीय संक्रमण श्रेणी है, क्या है? पहला तत्व और लास्ट वाला तत्व। तो कौन है पहला तत्व? इसका लैंथिनम है और लास्ट वाला है मरकरी। तो ये लैंथिनम से मरकरी तक है और इसमें भी 10 तत्व ही होते हैं। इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 5D उपकोष में जाएगा। सिमिलरली चतुर्थ श्रेणी है, इसमें क्या होगा? एक्टिनियम से कॉपर्नियम तक होंगे, ठीक है। एक्टिनियम से कॉपर्नियम, और इसमें भी आपके 10 तत्व इंक्लूड होंगे और अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 6D उपकोष में जाएगा। मैं एक बार मोटा मोटा रिवाइज कर देती हूँ, आपने क्या पढ़ा है अभी तक। आपने पढ़ा है डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं। जो तत्व डी ब्लॉक में होते हैं उनको डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। वर्ग 3 से वर्ग 12 तक हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या है, उनमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है ना वो डी में जाएगा। कौन से ऑर्बिटल में जाएगा? डी में, तभी उन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहा गया है। और ये S ब्लॉक और P ब्लॉक के मध्य आते हैं, ठीक है। अब हम संक्रमण तत्व के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो संक्रमण तत्व होते हैं ना ये डी ब्लॉक के तत्वों का ही पार्ट होते हैं, बट इसमें आपको एक कंडीशन ध्यान रखनी है। वो कंडीशन समझते हैं क्या है। वे तत्व जिनके डी कक्षक आंशिक रूप से भरे होते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। बच्चा इसमें एक वर्ड यूज हुआ है आंशिक रूप, जिसका मीनिंग हम लोग नहीं समझ पाते हैं जनरली, ठीक है। तो आंशिक का मतलब होता है कंप्लीट नहीं है वो चीज़ भरी हुई, ठीक है ना। कम रूप से यानी कि अल्प रूप से है, ठीक है। अल्प रूप का मतलब फुल नहीं है, फुलफिल नहीं है, ओके।
संक्रमण तत्व आपके क्या होते हैं, जिनके डी कक्षक आंशिक रूप से भरे होते हैं। ठीक है, डी कक्षक क्या होगा, आंशिक रूप से भरे होते हैं, उनको क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। मैंने आपसे कहा था मैं आपके लिए एक वीडियो लाऊंगी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, पहले तो सभी बच्चों को वो वीडियो ज़रूर देखनी है। ठीक है, तो अभी हम क्या समझते हैं, थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, क्योंकि चैप्टर स्टार्ट हो गया है, वीडियो आई नहीं है, तो इसलिए थोड़ा बहुत मुझे समझाना पड़ेगा। आप ध्यान से समझना मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, जितना बोलूँ उतना पहले तो लर्न कर लेना है, साथ साथ नहीं तो बाद में उतार के ये तो ज़रूर लर्न कर लेना। अभी ना मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर वे में नहीं बता पाऊँगी, फिर भी मैं थोड़ी कोशिश करती हूँ। तो आपका जो होता है ना, वो 4 उपकोष होते हैं, एक S, P और D और F। ठीक है, कौन कौन से, S, P, D, F। जो S में इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना, वो आ सकते हैं 2, P में कितने आ सकते हैं 6, D में कितने आ सकते हैं 10 और F में आ सकते हैं 14। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्या है, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, यानी जो S उपकोष होता है उसमें 2 ही आ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, एक भी होता है बट 2 से ज़्यादा कभी नहीं आएंगे। ऐसे इसमें 6 से ज़्यादा नहीं, इसमें 10 से ज़्यादा नहीं, इसमें 14 से ज़्यादा नहीं। इनको बोलते हैं उपकोष। क्या बोला जाता है इनको, उपकोष। ठीक है, अब ये जो उपकोष होते हैं ना, इनमें ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल को हिंदी में बोलते हैं कक्षक। तो देखो 2 आ सकते हैं ना मैक्सिमम, तो इनके आधे कक्षक होते हैं। जो आपके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं ना किसी भी उपकोष में, जो कक्षक होते हैं ना उनके आधे होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है तो एक ही कक्षक होगा। ठीक है, 6 है तो 3 कक्षक होंगे, 10 है तो 5 कक्षक होंगे डी में। ठीक है, और 14 है तो कितने कक्षक होंगे, 7 कक्षक होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। एस में कितने कक्षक होते हैं, 1, पी में 3, डी में 5 और एफ में 7। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक की डायरेक्शन क्या होगी क्लॉकवाइज और एक की क्या होगी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अभी आपको हो सकता है थोड़ी चीज़ें कम समझ में आए, बट मैं कह रही हूँ जैसा लिख रही हूँ वैसा याद कर लीजिए, क्योंकि आपको याद करना भी पड़ेगा। ठीक है, कुछ बच्चे सोचते हैं उपकोष क्या होता है, ये क्या होता है। आप जानते हो इस तरीके से नाभिक होता है किसी भी परमाणु में। ठीक है, तो परमाणु में क्या होती है, कक्षाएं होती हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं आप लोग क्या, कोष। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम पहले जब छोटी क्लासेस में हम मानते थे, पता है क्या, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, राइट, ऐसे तो मानते थे हम, है ना। ये मान लो अंदर की कक्षा होती है तो उसमें 2 ही होते हैं। ठीक है ना, तो मैं ऐसे ही मान लेती हूँ, मैंने कोई सी बना दी, तो हम क्या मानते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, ये तो मानते हैं, बट ऐसा नहीं होता। अब आप बड़ी क्लासेस में आ गए हो तो आपको सही से स्ट्रक्चर को समझना है। जो ये कक्षा होती है ना, इसको क्या बोलते हैं, कोष बोलते हैं। ठीक है, तो इस कोष के अंदर क्या होते हैं, उपकोष होते हैं। उपकोष यानी कि SPDF। ठीक है, और उस SPDF के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कक्षा में भी नहीं है, ना वो इन उपकोष में है, वो किस में, कक्षक में है। ठीक है, कोष होता है, कोष को कक्षा बोलते हैं, कक्षा के अंदर क्या होता है, उपकक्षक होते हैं या उपकोष होते हैं। उन उपकोष के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना, तो ये उसी के बारे में, ये आपको क्लियर हुआ होगा इस तरीके से। ठीक है, तो अब जैसे मैं आपको 21 होता है, ठीक है, ये किसका होता है, स्कैंडियम का होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दिखाती हूँ। ठीक है, कैसे करते हैं, 2, 8, 18, 32 इस रूल से करते हैं। ठीक है बच्चा, अभी आपको ये वाली चीज़ें मैं इसके लिए अलग से वीडियो ला दूँगी, उसमें आप देख लेना। ठीक है, सब कुछ प्रॉपर वे में समझाया जाएगा। तो फर्स्ट 2 मैं थोड़ा सा ऐसा मान के चल रही हूँ कि आपको इतना आता है। ठीक है, तो पहले में 2, फिर 8, 8 2 कितने हो गए 10, उसके बाद आप बाहर भर दीजिए। ठीक है, 8 2 10 2 12, कितने बच गए यहाँ पर 9, गिन लीजिए, 8 2 10, 10 9 19, 19 2 21। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वितरण, क्योंकि आपने 21 इलेक्ट्रॉन है ना, हमें कैसे पता चला 21 इलेक्ट्रॉन है, बच्चा जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो 21 परमाणु क्रमांक है, इसका मतलब 21 इलेक्ट्रॉन है, बांट दिया इनको। अब करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 1s2, यहाँ पे 8 है तो ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा और ये चौथी कक्षा। तो 1s2, यहाँ पर 2s2, क्योंकि इसमें 2 ही से आ सकते हैं, अभी बाकी है। ठीक है ना, 2p6, 6 और 2 8, फिर कॉमा लगा दो ऐसे इसके लिए, 3s2, 3p6 और 3d1। ठीक है, क्यों,
एस में 2 चले गए, पी में 6 से ज़्यादा नहीं जा सकते, पी के बाद कौन आएगा, डी आएगा, एस पी डी एफ, ठीक है। उसके बाद 3D1 और लास्ट में 4s2, यानी पहला हमेशा एस में जाएगा, फिर पी में जाएगा, फिर डी में और फिर एफ में जाता है, ठीक है बच्चा। तो आप यहाँ पे देखिए डी ऑर्बिटल आ गया ना, इसमें कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसलिए किसका है, ये जो स्कैंडियम होता है ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट हो गया, ठीक है बच्चा। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा बता दिया है। तबीयत ठीक नहीं है तो मैं भी सही से नहीं बता पा रही हूँ, आपको वीडियो मिल जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। तो मैंने ये जो 2 लिखे हुए हैं मैं इनका बता देती हूँ। जैसे मैंने बताया 25 mn, ठीक है ना। तो 25 mn को कैसे बांटेंगे, 25 को 2, 8, उसके बाद लास्ट में 2 कर दीजिए। अब कितने बच गए, 8 तो कितने होते हैं, 10 होते हैं, और 10 2 12, तो 25 है ना, तो यहाँ पे 13 आ जाएगा, ठीक है। 13 कैसे आ गया, इन सबको जब आप जोड़ोगे तो 25 आ जाना चाहिए। 8 2 10, 10 और 10 कितने हो गए, 20 3 23 और 2 25। ऐसे ही 26 के लिए 2 8 14 2, ठीक है। अब इनका क्या कर दो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दो। कैसे करते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d, डी में कितने आएगा, 6 2 8 5 13 और 4s2। सेम इसमें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 और 4s2, ठीक है। अब इसमें क्या बताना है, हम संक्रमण तत्व के बारे में कह रहे हैं, वो कह रहा है आंशिक रूप से भरे होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको ऑर्बिटल बनाकर नहीं दिखा रही हूँ। देखो बच्चा कितना है, 5 है और यहाँ पे 6 है। जब डी में 10 भर जाएंगे ना, वो आपके संक्रमण तत्व नहीं होते। ध्यान रखना मैं क्या बोल रही हूँ। अगर डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाए, 10 इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो वो तत्व आपके संक्रमण तत्व नहीं होते। वो तत्व केवल आपके क्या होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। और ऐसे आपके कितने तत्व होते हैं, आवर्त सारणी में से 4 तत्व होते हैं जो आपके केवल डी ब्लॉक के तत्व हैं, संक्रमण तत्व नहीं होते, ठीक है। कौन कौन से याद रखना है आपको, एक तो जिंक होता है, एक मरकरी होता है, और एक क्या होता है आपका, कैडमियम होता है, ठीक है। एक लास्ट का होता है जो कि मेरी इस वाली नोटबुक में नहीं लिखा हुआ, तो मैं आपको नहीं बता पा रही हूँ, ठीक है। तो उसको आप स्किप भी कर सकते हो क्योंकि वो लास्ट में आता है, उसका परमाणु क्रमांक बहुत ज़्यादा होता है, तो हम उसके बारे में नहीं पढ़ते हैं। तो आपको कौन कौन ध्यान रखना है, जिंक मरकरी कैडमियम, ये आपके संक्रमण तत्व नहीं होते हैं, ठीक है। अब क्यों नहीं होते हैं, पेपर में पूछ लिया जाता है ये तत्व संक्रमण तत्व क्यों नहीं है, ठीक है। तो रीज़न क्या है, क्योंकि इनके जो डी ऑर्बिटल आएंगे ना वो फुलफिल्ड आएंगे, जिंक का भी फुलफिल होगा, मरकरी का भी और कैडमियम का भी, ठीक है। ये वाली चीज़ें मैं आपको फिर से दोबारा से बताऊंगी क्योंकि आज मैं ठीक से डिफाइन नहीं कर पाई हूँ कुछ भी, बस ऐसे ही एज अ फॉर्मेलिटी मैंने वीडियो शूट कर ली है। बाकी मैं आपको बता दूंगी बाद में बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर वे में। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताना और कमेंट कर दिया करें। आपका जैसा भी रिस्पॉन्स हो उससे थोड़ा सा ये है मोटिवेशन मिलेगा, लगेगा बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरा टाइम वेस्ट नहीं जा रहा, ओके। तो ये सब कुछ आज के लेक्चर में है। बाकी मैं एक बार फिर से इसकी समरी ज़रूर दूंगी इस चैप्टर की, ताकि आपको क्लियरिटी आए, ठीक है बच्चा। तो अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।